हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्क्वायर पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत का संविधान के विकास। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले बोला था कि अपने चैनल पर कि हम चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आएंगे, तो उसी की यानी कि फर्स्ट सीरीज है ये, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत का संविधान के विकास। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी यानी कि आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो हम समझेंगे यानी कि भारत के संविधान का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ, जो इसका इतिहास है वो किस तरीके से है। सबसे पहले देखेंगे संविधान। संविधान एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी देश या किसी राज्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या किसी धर्म ग्रंथ की किताब से कम नहीं होता। संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित किया जा सकता है। इससे यह भी दर्शाया जा सकता है कि वहाँ की सरकार अपनी जनता को किस प्रकार से रखती है, किस तरीके से वहाँ की जनता रहती है, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक संविधान तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा किसी भी देश या किसी भी राज्य का शासन चलाया जा सकता है, वहाँ की सरकार चलाई जा सकती है। तो आज हम देखेंगे भारत के संविधान के विकास का इतिहास कैसा है, उस इतिहास के बारे में जिस इतिहास के अकॉर्डिंग एक संविधान की नींव रखेगी, धीरे धीरे विकास होकर एक संविधान का रूप धारण किया जिसने। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के संविधान का विकास, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संविधान का विकास, दूसरा यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संविधान का विकास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास। इससे यानी कि पढ़ने से पहले आप एक नज़र उस पर भी देखिए, जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में कब आई थी, 1600 ईस्वी में, यानी कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। सर्वप्रथम यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, जो कि उसका पर्पस, उसका उद्देश्य जब एक प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं था कि जैसे वहाँ से आए और प्रशासन करे, जब वो एक व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। उसने यानी कि वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने की एक विस्तृत अधिकार प्राप्त की, जिससे कि वह किसी भी देश में जाकर यानी व्यापार कर सके। जैसे कि इंडिया में आकर उसने व्यापार स्थापित किया। तो व्यापार करते करते उसकी नज़र व्यापार के बजाय धीरे धीरे यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र पर पड़ती गई। वह चाहती थी कि हम भी यहाँ पर प्रशासन चलाएं और यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेकर अपने देश को पहुँचाएं। तो इसी तरीके से उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर कब्जा किया, अपना अधिकार प्राप्त किया। दीवानी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंतर्गत न्यायालय, वहाँ का राजस्व जो जितना भी किसी भी देश या किसी भी राज्य की जो इनकम होती है उस पर अधिकार प्राप्त किया। तो उसी के बारे में अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक ऐसा एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सबसे पहला एक ऐसा प्रयास था जो ब्रिटिश क्राउन ने किया उस पर नियंत्रण रखने का। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। पहले ये स्वतंत्र थे, इनकी शक्तियाँ बराबर थी, इनकी पावर बराबर थी। जैसे यह एक्ट आया, जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना, तो ये इसके अधीन हो गए। फिर उसके बाद और सारे यानी कि धीरे धीरे इसमें यानी कि जो सुधार के लिए जो नियम आए थे वो इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सबसे पहले सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और इसके तहत यानी कर्मचारी का जो निजी व्यापार था, भारत में जो निजी व्यापार करते थे, कोई कर्मचारी यानी भारत के लोगों से करप्शन करता था, जैसे रिश्वत वगैरह लेता था, उनको बंद किया गया, उन पर यानी पाबंदी लगाई गई।
तो ये सारे जो कार्य हैं ये आए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर उसके बाद एक एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट था उसमें जो कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश ताज का स्वामित्व करने का एक पहला दस्तावेज था। जो इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब आपको याद होगा जो पहला यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा यानी कि प्रस्तावित किया गया था। जो दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, वो किसने यानी कि प्रस्तावित किया, किसने बनाया, जो यानी कि विलियम पिट्स ने। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे सुधार हुए, जैसे कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं जो प्रशासनिक शक्तियां एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जो यानी व्यापार कर रही है वो यूनिट वो व्यापार करेगी, उसके द्वारा जो यानी प्रशासनिक क्षेत्र में जा रही है उसको यानी कि अलग तरीके से देख रेख होने लगी। जैसे व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, जैसे राजनीतिक में सैनिक असैनिक व राजस्व संबंधी या कोई संधि वगैरह करनी है किसी राजा से या युद्ध वगैरह करना है तो वह आता था। नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के हेतु इंग्लैंड के एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कि यानी कि इसकी देखरेख हेतु बनाया गया था। उसमें यानी 6 सदस्य थे, नियंत्रण मंडल में 6 सदस्य थे, जो कि एक था चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, उसमें दूसरा था यानी राज्य सचिव, और तीसरा था यानी दो तो यानी कि एक चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, दूसरा यानी राज्य सचिव, और 4 सदस्य जो जो काउंसिल थे उसके थे। इस प्रकार से अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हुए, एक तो यानी कि कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा यानी कि नियंत्रण मंडल। पहला कौन सा, कंपनी का निदेशक बोर्ड, और दूसरा यानी कि नियंत्रण मंडल। फिर उसके बाद यानी गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके यानी कि 3 कर दी गई। पहले जो गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए यानी कि कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी उसमें 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा यानी इस चार्टर के द्वारा यानी 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इस परिषद को भारत के प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि की अधीक्षण की शक्ति प्रदान थी। उसको इतनी शक्ति प्रदान थी कि सैन्य मामलों में यानी युद्ध किससे करना है, संधि किस राजा से करनी, किस तरीके से कूटनीतिक संबंध बनाने हैं, ये सारी यानी कि पावर थी एक गवर्नर जनरल को। फिर उसके बाद यानी कि एक नया अधिनियम आया 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के अंदर भी बहुत सारे सुधार किए गए, जैसे कि अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में यानी एक इमरजेंसी तरीके से अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करना, जो यानी कि इसमें बोला गया था जो परिषद के जो निर्णय थे उनको निरस्त करके इमरजेंसी सिचुएशन में अपने जो निर्णय था उसको लागू करना, ये अधिकार था जो कि 1786 के अधिनियम में दिया गया था। और यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी यानी कि इसमें दी गई थी, और ये दोनों अधिकार सबसे पहले यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। तो आप समझे होंगे यानी कि 1786 का अधिनियम में क्या किया गया था, जो यानी गवर्नर जनरल था उसे ये पावर दी गई थी कि जो परिषद का जो निर्णय था विषम परिस्थितियों में उसको यानी कि टालकर अपना निर्णय ले सके, और दूसरी थी जो कि गवर्नर जनरल को यानी प्रधान सेनापति की शक्तियां थी वो यानी कि उसको दी गई। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में एक ऐसा प्रावधान किया गया जो कंपनी का जो व्यापारिक समय था वो समाप्त होने पर था। इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी का व्यापार का समय था 20 वर्षों के लिए उसे बढ़ा दिया गया, और जो यानी कंपनी के जो नियंत्रण मंडल में जो जितने सदस्य थे, जितने मेंबर थे, जो उनकी सैलरी भारतीय राजकोष से यानी भारतीय खजाने से देने का प्रावधान किया गया। तो यानी इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे पहले यानी कि एक तो जो कंपनी के जो जितने जो निदेशक मंडल के जो मेंबर थे उनको यानी कि भारतीय राजकोष से यानी कि सैलरी देना, और दूसरा यानी कि कंपनी के कार्यों को यानी व्यापार का जो उद्देश्य था उसे यानी कि 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद एक और नया चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1813।
चार्टर एक्ट 1813 एक ऐसा एक्ट था जिसमें व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करके, जो कंपनी का जो व्यापार के एकाधिकार था उसे समाप्त करके जो ब्रिटिश के जो सभी नागरिक थे उसके लिए खोल दिया गया। जो चीन के साथ और जो चाय का व्यापार था उस पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था। बाद बाकी जो पहले ऐसा हुआ करता था जो कि कंपनी के लोग ही भारत से व्यापार कर सकते थे, जो यानी कि भले इंग्लैंड का लोग है, जैसे ब्रिटेन का कोई व्यक्ति है, वो भारत से व्यापार नहीं कर सकता था। इसके आने के बाद वहाँ के लोग भी भारत से व्यापार करने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया। और इसके बाद यानी कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं यानी कि उससे प्रॉफिट लेने के लिए नियम और पद्धतियाँ बनाई गई, यानी एक सिस्टम तरीके से बनाया गया। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा एक तरीके से अनुमोदन किया और कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का एक अधिकार दिया। यानी पहले कंपनी इनको यानी नियुक्त नहीं कर सकती थी, पहले यानी ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करती थी। फिर इस एक्ट के बाद, इस अधिनियम के बाद, यानी इस चार्टर के बाद यानी जो कंपनी थी वह नियुक्त कर सकती थी, पर यानी कि ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बाद नियुक्त वो करती थी और स्वीकृति यानी ब्रिटिश क्राउन देती थी। फिर उसके बाद यानी इसी एक्ट में जो कंपनी को 20 वर्षों के लिए यानी व्यापार करने की और परमिशन दी गई। और इस एक्ट में एक और नया काम किया गया था, जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। यानी 1 लाख रुपए 1 साल के लिए यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाने लगे। और साथ ही साथ भारत में जो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति भी प्रदान की गई। जो पहले जो ईसाई धर्मगुरु होते थे, जो यानी कि भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस एक्ट के बाद ऐसा इसमें लागू कर दिया गया।